प्यारे बच्चों, क्लास 12th इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेना बहुत ज़रूरी है। ये इकोनॉमिक्स है जो आर्ट्स साइंस कॉमर्स के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2021 में जैक द्वारा पूछा गया था एग्जाम में, उसी का आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और इस बार आपके लिए उपयोगी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग आर्ट्स के प्रश्नों को देख लेते हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के जनक जो है वो एडम स्मिथ थे। 1776 में इन्होंने किताब लिखा था राष्ट्रों की संपत्ति और साधनों की खोज। दूसरा है, अर्थशास्त्र तर्कशास्त्र का विज्ञान है, किसने कहा था? तो ये कथन रॉबिन्स ने 1932 में अपनी किताब ए सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में कहा था। माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन शब्द है? तो ये माइक्रोज जो है वो ग्रीक शब्द है। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या आपका साधनों का आवंटन है, साधनों का कुशलतम उपयोग है, आर्थिक विकास, तीनों है, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। अगला है, उदासीन वक्र होता है, तो ये है आपका उदासीन वक्र और ये है आपका मूल बिंदु, तो इसकी ओर क्या हुआ, उठा हुआ होता है, मतलब उन्नतोदर होता है। तो उदासीन वक्र क्या होता है? तो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। उत्पादन संभावना वक्र की ढाल गिरती है, तो ये है आपका उत्पादन संभावना वक्र जो ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, इसलिए तीसरा हो जाएगा। उस वक्त जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है का नाम है, तो आर्थिक समस्या को दर्शाने वाले वक्र को ही हम लोग उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो ये है आपका कुल उपयोगिता, ये अधिकतम है यहाँ से ऐसे, और ये है आपका सीमांत उपयोगिता। तो जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? अच को काटती है, इसका मतलब यहाँ शून्य हो जाती है। गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है? तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को हम लोग गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। मांग वक्र की ढाल समानता होती है, तो मांग वक्र का ढाल क्या है? यह है आपका मांग वक्र जो ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरती है, या फिर बाएं से दाएं नीचे की ओर बोल सकते हैं, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती है, या ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरती, ये भी हो सकता है। तो यहाँ आपका दूसरा हो जाएगा। सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं? तो सीमांत उपयोगिता का फॉर्मूला होता है mu बराबर सीमांत उपयोगिता बराबर डेल्टा टीयू बटा डेल्टा क्यू। गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है, तो गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग लोच जो होती है वो धनात्मक होती है। धनात्मक कहने मतलब है कि जब गिफिन वस्तु मतलब घटिया वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसका मांग भी बढ़ता है, और जब मूल्य घटता है तो उसका मांग भी घटता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं धनात्मक। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? तो इसको हम लोग आर्थिक लागत भी कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है। जैसे लाइफ बॉय साबुन है, नहीं मिल रहा है हमको तो हम ब्रिज साबुन खरीद लिए या लक्स साबुन खरीद लिए, तो लाइफ बॉय की जगह हम ब्रिज साबुन या लक्स साबुन का यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? स्थानापन्न वस्तु कहलाएगा। मांग फलन को किस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं? तो मांग फलन का समीकरण होता है D बराबर फंक्शन ऑफ P। इसका मतलब है कि मांग है सो मूल्य पर निर्भर करता है, तो ये मांग का समीकरण है। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? तो मांग की लोच जो है वो 5 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है इन्फिनिटी, दूसरा प्रकार है मांग की लोच इकाई से कम, तीसरा प्रकार है मांग की लोच इकाई के बराबर, चौथा है मांग की लोच इकाई से अधिक, और पांचवा है मांग की लोच बराबर शून्य। तो ये 5 प्रकार होते हैं। उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, तो उत्पादन और साधनों के संबंध को ही हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं, इसलिए Q बराबर फंक्शन ऑफ ए बी सी डी। इसमें QX जो है वो उत्पादन है, F जो संबंध को बता रहा है फलनात्मक संबंध को, और ए बी सी डी जो है वो साधन है। उत्पादन का सक्रिय साधन है, तो उत्पादन का सक्रिय साधन जो है वो श्रम है। निम्न में कौन सही है? तो ये फॉर्मूला है TVC बराबर TC माइनस TFC होता है, तो ये सही है। AR को प्रदर्शित किया जाता है, तो AR का फॉर्मूला होता है TR बटा Q।
पूर्ण प्रतियोगिता में, तो पूर्ण प्रतियोगिता में इस तरह ग्राफ होता है, यही मूल है, यही AR है, यही MR है, सब आपस में क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए आपका पहला सही हो जाएगा। पूर्ति के नियम को किस फलन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो पूर्ति मतलब सप्लाई बराबर फंक्शन ऑफ P, मतलब पूर्ति जो निर्भर करती है वो मूल्य पर निर्भर करती है, इसलिए ये पहला फॉर्मूला हो जाएगा। बाजार मूल्य पाया जाता है, तो अति अल्पकालीन बाजार में बाजार मूल्य पाया जाता है। वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से हैं? तो वस्तु की पूर्ति को कौन कौन प्रभावित करेगा? तो वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत और उत्पादन साधनों की कीमत, ये तीनों प्रभावित करते हैं, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। किस बाजार में AR और बराबर MR होता है? तो इसके ऊपर अभी जस्ट पढ़े थे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR बराबर MR होता है। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन का विषय क्या है? तो समष्टि अर्थशास्त्र मतलब होता है व्यापक अध्ययन करना, बड़े पैमाने पर अध्ययन करना, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। राष्ट्रीय आय मतलब होता है देश का आय को जानना, तो ये समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन का विषय है। बाकी उपभोक्ता का सिद्धांत, उत्पादक, ये आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। प्राथमिक क्षेत्र में निम्न में कौन शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र मतलब जो प्रकृति से है, तो भूमि प्रकृति में है, वन है, खनन है, ये सब प्रकृति द्वारा होता है, तो यहाँ आपका इनमें सभी हो जाएगा। निम्न में कौन चक्रीय प्रवाह में शामिल है? तो चक्रीय प्रवाह में ये तीनों शामिल है, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय में साधनों के आय को शामिल किया जाता है। तो साधन का आय जैसे भूमि का आय का हिस्सा लगान कहलाता है, श्रम का हिस्सा मजदूरी, प्रबंधक का वेतन, फिर पूंजी का ब्याज और साहसी का लाभ कहलाता है, इसलिए आपका चौथा हो जाएगा। भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1969 में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत का वित्तीय वर्ष होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च जो होता है वो वित्तीय वर्ष कहलाता है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये हार्टले विदर्स ने कहा था, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। लाभ का निम्न में कौन सा घटक है? तो लाभ में क्या है? तो इनमें सभी घटक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन है? तो यह विनिमय का माध्यम है और मूल्य का मापक है, ये दोनों है, इसलिए तीसरा हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत का केंद्रीय बैंक बोला जाता है और इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। पूर्ति स्वयं अपनी मांग का सृजन करती, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये नियम है सो JB से ने प्रतिपादित किया था, और JB से को हम लोग प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं। APC प्लस APS बराबर फॉर्मूला है, यहाँ 1 हो जाएगा आपका, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है। बजट की अवधि क्या होती है? तो बजट की अवधि वार्षिक होती है, मतलब एक वर्ष कब गिनाएगा? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च का अवधि एक वित्तीय वर्ष कहलाएगा, जिसको हम लोग वार्षिक कहेंगे। अप्रत्यक्ष कर कौन है? तो उत्पाद शुल्क जो है वो अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर मतलब होता है जिस पर टैक्स लगाया गया वो टैक्स को भुगतान न करके दूसरे पर टाल दे, उसको हम लोग अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। फिर है अदृश्य मदों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो इनमें से सभी, जैसे बैंकिंग, जहाजरानी, संचार, ये सभी क्या है? अदृश्य मदे हैं। अब यहाँ पर है साइंस और कॉमर्स का क्वेश्चन, 2021 का ही है। पहला क्वेश्चन, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन हम लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र में करते हैं, जिसको हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र भी बोल सकते हैं। दूसरा है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है? तो सरकार का स्वामित्व जो होता है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है, और अगर निजी स्वामित्व पूछेगा, सॉरी, अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार का जब स्वामित्व रहेगा तो वो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगा, और जब निजी स्वामित्व पूछेगा तो वहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। और जहाँ पर निजी और सरकारी दोनों साथ साथ काम करेगा वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगा। भारत में क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निम्न में कौन अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है? तो अवसर लागत का वैकल्पिक नाम यहाँ हम लोग हस्तांतरण लागत को कह सकते हैं। मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई क्या है? तो उपयोगिता को हम लोग यूटिल में मापते हैं। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है, तो आवश्यक वस्तुओं मांग की लोच इकाई से कम होती है।
कुल उपयोगिता मान अधिकतम होता है जब सीमांत उपयोगिता मान होता है। तो ये क्वेश्चन आर्ट्स में भी पूछा था, साइंस में भी पूछ दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा शून्य। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है, अधिकतम हो जाती है। बजट रेखा 2x + 3y = 12 की ढाल होगी। तो बजट रेखा का ढाल होता है px बट्टा py। तो px x का मान कितना है 2 और py y का मान कितना है 3, तो 2/3 हो जाएगा आपका। एक वित्त मंत्री वैसी वस्तुओं पर कर की दर में वृद्धि कर सकता है जिसकी मांग की कीमत लोच होती है। तो क्या होगी, 1 से जब कम रहेगा तब। निम्न में कौन सा कथन सत्य है, तो यहां हो जाएगा AC = AFC + ABC। आगत को निर्गत में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग उत्पादन कहेंगे। आगत मतलब हुआ साधन, साधन के प्रयोग से हम लोग क्या करते हैं, निर्गत मतलब उत्पादन करते हैं। तो इसलिए निर्गत को क्या कहेंगे, उत्पादन कहेंगे। कॉब डगलस उत्पादन फलन, ये फॉर्मूला है कॉब डगलस का। तो में पैमाने का प्रतिफल की माप क्या होगी, तो ये जो अल्फा और बीटा है ये आपका माप है, और इसको हो जाएगा माप का अल्फा + बीटा फॉर्मूला हो जाएगा। उत्पादन संभावना वक्र की ढाल गिरती है, तो ये ऊपर से नीचे गिरती है। ये आर्ट्स में भी पूछा था, साइंस में भी पूछा है। किसी वस्तु की उत्पादन की स्थिर लागत 60 रुपये है। स्थिर लागत मतलब TFC कितना है, 60 है। उस वस्तु की 10 इकाई उत्पादन की औसत स्थिर लागत क्या होगी, यहाँ पर उस वस्तु की 10 इकाई का औसत मतलब TFC जो है आपका 60 दिया हुआ है, आपको AFC ज्ञात करना है। तो AFC ज्ञात करने के लिए क्या होगा, 60 को 10 से भागा लगा देंगे तो 6 हो जाएगा। 6 जो है आपका AFC कहलाएगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर है औसत लागत सीमांत लागत के बराबर होती है जब, तो कब होती है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये है आपका औसत लागत और ये है आपका सीमांत लागत। तो ये बराबर कब हो रही है, जहां कट रहा है, और ये कटता कहां पर है, जहां पर औसत लागत क्या हो, न्यूनतम हो। तो आपका चौथा हो जाएगा। किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा उसकी कीमत के बीच किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, तो यहाँ पर पूर्ति और कीमत में हमेशा प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, और वही कीमत और मांग के बीच क्या होता है, विलोम संबंध या उल्टा संबंध पाया जाता है। यहाँ पर पूर्ति और यहाँ कीमत पूछ रहा है, तो कीमत में क्या होगा कि मूल्य बढ़ेगा तो पूर्ति भी बढ़ेगा, मूल्य घटेगा तो पूर्ति भी घटेगा, तो इसलिए प्रत्यक्ष संबंध होगा। किस प्रकार की बाजार संरचना में एक फर्म का औसत आगम वक्र और सीमांत आगम वक्र उत्पादन अक्ष के समानांतर होता है, तो यहाँ हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता। ये है AR और AMR क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ये क्वेश्चन भी आर्ट्स में आया हुआ है। एक फर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो फर्म का उद्देश्य हमेशा लाभ अधिकतम करना होता है। निम्न में कौन पूर्ण प्रतियोगी बाजार की एक विशेषता नहीं है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता कीमत विभेदीकरण नहीं होता है, बाकी सभी इसका विशेषता है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक फर्म उत्पादन बंद कर देता है जब वस्तु की कीमत से कम होती है। तो किससे कम होती है, तो औसत परिवर्तनशील लागत से अगर कम होगा तो वो उत्पादन बंद कर देगा। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है, तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन जो होता है वो पैमाने के प्रतिफल के नियम को कहते हैं, और ये जो उत्पत्ति वृद्धि नियम जो है ये अल्पकालीन उत्पादन फलन को बताता है। तो यहाँ दीर्घकालीन बोला है इसलिए तीसरा हो जाएगा। उसके बाद है समष्टि अर्थशास्त्र का एक परिचय। किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम व्यष्टि तथा समष्टि शब्दों का प्रयोग किया था, तो रैगनर फ्रीस ने किया था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में निम्नलिखित में किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो मध्यवर्ती और पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय को शामिल नहीं किया जाता है। निम्न में कौन स्टॉक का एक उदाहरण है, तो गोदाम में रखी गई वस्तु की मात्रा जो है वो स्टॉक कहलाएगा। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय आय की गणना की एक विधि नहीं है, तो प्रतिशत विधि जो है वो राष्ट्रीय आय की गणना की विधि नहीं है। ये किसकी विधि है, तो ये मांग की लोच को मापने का विधि है, प्रतिशत विधि, और इसको फ्लक्स अर्थशास्त्री ने दिया था। कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, तो ये आर्ट्स में भी ये क्वेश्चन पूछा था। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक है। व्यवसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो सरकार का बैंक नहीं है, ये केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक होता है। साख का निर्माण करना ये व्यवसायिक बैंक का काम है।
मुद्रा का कार्य क्या है? तो मुद्रा का कार्य मूल्य का मापक, विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचय तीनों है, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? ये क्वेश्चन आर्ट्स में भी पूछा था, साइंस में भी पूछा है, तो हार्ले विदर्स हो जाएगा। निम्न में से सबसे तरल संपत्ति किसे माना जाता है? तो मुद्रा को तरल संपत्ति माना जाता है, क्योंकि यह एक हाथ से दूसरे हाथ में बहते रहता है। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनमें से सभी जो है वो मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। यदि नगद रिजर्व अनुपात CRR 0.25 है तो मुद्रा गुणक का मान क्या होगा? तो यहाँ मुद्रा गुणक का मान पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला मुद्रा गुणक बराबर होता है 1/CRR, मतलब 1/0.25। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 2 गो 0, 25 चौके 100, मतलब 4 हो जाएगा आपका। समग्र मांग का एक घटक है, तो समग्र मांग का घटक होता है उपभोग। समग्र मांग का घटक तो AD बराबर होता है C + I। तो यहाँ पर I नहीं दिया हुआ है, उपभोग का चर्चा किया, तो आपका उपभोग हो जाएगा। फिर है अर्थव्यवस्था में प्रत्याशित उपभोग में वृद्धि तथा प्रत्योज्य आय में वृद्धि का अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं। कौन सा कथन सत्य है? तो MPC + MPS बराबर 1 होता है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्मित करती है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो JB से का यह कथन है। ये क्वेश्चन आपका आर्ट्स में भी पूछा था, साइंस में भी पूछा है। फिर यहाँ मैथ है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में स्वायत्त उपभोग की मात्रा 50 करोड़ रुपए है और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.8 है, तो आय स्तर 50 करोड़ रुपये पर प्रत्याशित उपभोग की मात्रा क्या होगी? तो इसका फॉर्मूला होता है Y = C + BY। ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिखना है प्रत्याशित उपभोग की मात्रा हमको ज्ञात करना है, तो C हो जाएगा आपका 50 प्लस B हो जाएगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 और Y हो जाएगा आपका आय का स्तर कितना है? 500। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे एक 0 हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कट गया। अब 8 को 50 से गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा कितना? तो इसको पहले लिखेंगे 50 प्लस 8 को 50 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 400 और 400 में 50 को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 450 करोड़। फिर भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये क्वेश्चन भी आर्ट्स में पूछा था। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? ये बहुत क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो भारत में भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जो है 1 रुपया नोट जारी करता है। ऐसे वह जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते कहलाते हैं, तो उसको हम लोग राजस्व व्यय कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आय के सभी स्तरों पर जब एक समान दर से कर लगे तो इस कर को कौन सा कर कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं अनुपातिक कर। तो बच्चों, जो क्वेश्चन साइंस में आते हैं उससे बहुत सारा क्वेश्चन आर्ट्स में भी पूछते हैं। यदि साइंस का एग्जाम पहले है तो उसके क्वेश्चन को आपको देख लेना है, और यदि आर्ट्स का एग्जाम पहले होगा तो साइंस के बच्चे उस क्वेश्चन को जरूर देख लेंगे, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन आपका रिपीट करता है। देख सकते हैं 2021 में बहुत सारा क्वेश्चन आर्ट्स और साइंस में रिपीट किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो यदि आपके लिए उपयोगी है तो एक चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे। तो जय हिंद, जय भारत।